बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुमे होस्ट डॉक्टर अयूब बलूच शुमे प्रोग्राम सेहतमंद शागिर्द को शुदे में हाज़िर हैं। माँ शुमार पहला भी समय कि माँ हमेशा मुख्तलिफ डॉक्टर कारें इदा एक अवेयरनेस प्रोग्राम शुमारा दें मर्ची स्पेशली मैं जो प्रोग्राम बुनियाद जो हंसते दिले नादरा यानी बारवाएँ हंसते हाई मैं कह रहा एक सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो। डॉक्टर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। थैंक यू। शुमार कोशिश बेटा कि डॉक्टर असदुल्लाह सुमरो अब खैर हिदाबी बास खार था सिविल अस्पताल भी था पहला और पाने वक्त बाद हमदा बिता अपसाई चरंद खलीज आई बाद वक्त के बाद इंता स्पेशली दमामा या मक्का या अरब शरीफ कर रहा ये बात ज़्यादा टाइम हुआ था स्पेशली आइए जो दिल बीमारी बास बहनते भले आइए ख़ास तर खबरें अर्च फील्ड जो वो स्पेसिफिक आई फील्ड सरा कार करते हैं स्पेशली दिले मतलब हार्ट फेलियर सरा तो आई सरा बाद से खार को था स्पेशली ये सब्जेक्ट ही तकरीबन मिशन आई सरा बाद ज़्यादा ये प्रोग्राम को था उधम और तुम्हें इशे के डॉक्टर साहब ये स्पेशली मुद्दा दौराना एक किताब है लिखता ये आज़मैन हज और अमराज कल्ब इस तरह मोदे हाजी अर्ची रवा हैं छः प्रॉब्लम बीतते और गिश्तर अजकन का या उम्र वास्ता तो मैं एक उम्मीद बीते कि मारा है या उदा अजकन का मुदा शेबे तो लाते यानी बाज़ अच्छी कंडीशन बेचारा वो थी ज़र्रे जमा करना मुच्छे जमा करना आखिरिया चीज़ें यानी बच्ची शुमारा हैं मक्का या मदीने दीदार करने के वास्ता मुदा अजकन का या उम्र या ज़्यारता तो एक इंसान एक ख्वाहिश में मर्दवानी बीतते तो आउदा रवानते आउदा बातें देखिए प्रॉब्लम बयानते हैं तो हमें सिलसिला डॉक्टर साहब एक बाकायदा एक बुक किताब ही लिखता वो दे सजी होती प्रैक्टिकली एक एनालिसिस देखो तो चे मर्दवाना प्रॉब्लम बीते आई सरा डॉक्टर साहब एक चीन लिखता निमारे डॉक्टर ने डॉक्टर साहब आपने तो खैर उस किताब भी लिखा है वहाँ पे आपने आपकी मल्टी आपके साथ वो हैं कॉम्बिनेशन कि आप यहाँ पाकिस्तान और ख़लीज का भी एक्सपीरियंस है आप कंपेयर भी कर सकते हैं कि यहाँ पे और वहाँ के मसाइल मसले और वहाँ का मैनेजमेंट यहाँ का हॉस्पिटल सेटअप डिफरेंट होगा क्योंकि मैंने भी ख़लीज में काम किया है आइडिया है कि चीज़ें मुख्तलिफ स्टाइल में वहाँ पे मैनेज होते हैं डॉक्टर साहब। लेकिन आपने अपनी प्रैक्टिस में स्पेशली यहाँ या वहाँ कॉमन जो बीमारियाँ वो कौन सी हैं जो आपने फेस की हैं वहाँ पे देखें? एक तो मैं आपका और आपके चैनल का शुक्रगुजार कि आपने मुझे इस प्रोग्राम में खुसूसन दावत दी और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स इस वक्त पूरी दुनिया में पहले नंबर पर दी मेन काज ऑफ डेथ ऑल ओवर वर्ल्ड पूरी दुनिया में जितने भी डेथ ज़्यादातर हो रहे हैं वो अमराज कल्ब की वजह से जो है वो पहले कैंसर था अब जो है वो कैंसर दूसरे नंबर पर आ गया है और अमराज कल्ब जो है वो पहले नंबर पर आ गए हैं। तो अमराज कल्ब के मुख्तलिफ अमराज कल्ब होते हैं यहाँ भी और मिडल ईस्ट में भी हर जगह तकरीबन सेम ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है कि यहाँ के और वहाँ के प्रॉब्लम में। हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है तो उस वजह से जो हार्ट अटैक हार्ट की जो कोरोनरी आर्टरीज़ हैं वो सबसे ज़्यादा मेन जो प्रॉब्लम है नौजवानों में ख़ास करके वो ना हार्ट अटैक हार्ट फेलियर और सडन कार्डियक अरेस्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ भी और वहाँ भी हर जगह जो है वो मेन काज ऑफ कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं। बाकी उसके रिस्क फैक्टर्स हैं जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, सिगरेट स्मोकिंग सबसे अहम और अभी नौजवानों में ख़ास करके क्रिस्टलाइज जो है वो उसका प्रेवलेंस बढ़ गया है तो जिसकी वजह से अमराज कल्ब की बीमारियों में काफ़ी ज़्यादा जो है वो इजाफ़ा हो गया है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे अमराज कल्ब हैं जैसे दिल के वेल्स की बीमारियाँ हैं, दिल की पैदाइशी बीमारियाँ हैं, दिल के गोश्त की कमज़ोरी है, कार्डियोमायोपैथीज़ और हार्ट फेलियर है, पेरिकार्डियल डिजीज़ हैं या बहुत सारे इन्फेक्शंस हैं बॉडी में और वो इन्फेक्शंस जो हैं वो हार्ट को मुतासर करके हार्ट को डैमेज करते हैं
इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या पेरिकार्डाइटिस। तो इस तरह से बहुत सारे, और हर मरीज़ में हार्ट प्रॉब्लम जो है वो मुख्तलिफ होता है एज के लिहाज से। जैसे बच्चों में अमराज़ क़ल्ब, पैदाइशी अमराज़ क़ल्ब ज़्यादा है। फिर नौजवानों में, ख़ास करके हमारे देहातों में, जो रोमेटिक हार्ट फीवर अभी भी हमारे मुल्क में काफ़ी ज़्यादा है, और उस रोमेटिक फीवर की वजह से रोमेटिक वेल डिजीज़ जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से नौजवानों में वेल्क डिजीज़, रोमेटिक वेल डिजीज़ काफ़ी कॉमन है, और बाकी नौजवानों में हार्ट अटैक और ये अंजाइना, इस किस्म के प्रॉब्लम काफ़ी बढ़ गए। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर। हर वहाँ पे हम देख रहे हैं सराउंडिंग में हर बंदा कोई चिल्ला रहा है, कोई वो कर रहा है, शोर कर रहा है, तो कहते हैं कि मैं ये बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज है। वाकई ब्लड प्रेशर की वजह से लोग गुस्सा भी आता है या क्या? ये बेसिकली ब्लड प्रेशर कैसे होता है, क्या उसकी वजहें कौन है, ज़रा उस पर थोड़ा सा बताएंगे आप? देखें, एक तो 95% मरीज़ों में जिनमें भी ब्लड प्रेशर की बीमारी लाहिक होती है, उसमें 95% मरीज़ों में अभी भी हमें पता नहीं है कि ब्लड प्रेशर क्यों होता है, और 5 से 10% मरीज़ ऐसे होते हैं जिनमें ब्लड प्रेशर की वजह का हमें पता चल जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पैदाइशी कुछ बीमारियां हैं, जैसे कोआक्टेशन ऑफ एओर्टा काफ़ी आम है, और इस तरह से गुर्दों की बीमारियां हैं, गुर्दों में पथरियां हैं, गुर्दों की और बहुत सारी बीमारियां हैं, या हमल से रिलेटेड प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया है, या इसके अलावा गुदूदों की बीमारियां हैं, एंडोक्राइनल प्रॉब्लम, कुशिंग्स-कोन्स सिंड्रोम। तो 5 से 10% मरीज़ वो होते हैं जिनमें हमें पता चलता है कि इनको ब्लड प्रेशर की ये वजह है, और उसका इलाज करने से अगर सही वक्त पर उसकी तशख़ीस हो जाए, तो उसका इलाज करने से ब्लड प्रेशर की बीमारी अगर ख़त्म नहीं होती तो उनकी दवाओं में कमी आती है, ज़्यादा दवाओं की ज़रूरत नहीं पड़ती, या ब्लड प्रेशर की वजह से जो हार्ट का गोश्त कमज़ोर या सख्त हो जाता है, तो वो अगर अर्ली स्टेज पर अगर पता चल जाए, अगर किसी को रीनल कैल्कुला है, हमारे मुल्क में गर्म इलाका है, गर्म मुल्क का है, ख़ास करके बलूचिस्तान, सिंध में गर्मी की वजह से रीनल कैल्कुला, रीनल स्टोन्स बेतहाशा है, बहुत ज़्यादा है उसमें। और कभी कभार तो ये होता है कि ब्लड प्रेशर का पता ही तब चलता है, किसी को गुर्दे में दर्द हुआ, डॉक्टर के पास चले गए, उसने बताया कि आपके गुर्दे में पथरी है, गुर्दे की वजह से दर्द हुआ है। जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो उनका ब्लड प्रेशर 200 पर पहुंचा होता है, 110, 120 पर पहुंचा होता है। तो पहली दफ़ा पता चलता है कि उनको ब्लड प्रेशर जो है वो गुर्दे की बीमारी की वजह से हुआ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर मरीज़ लेट पहुंचते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों के, नौजवानों में गुर्दे डैमेज हो जाते हैं, डैमेज टू एन एक्सटेंट के डायलिसिस की नौबत पर आ जाते हैं। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर न गुर्दे सही होते हैं, न ब्लड प्रेशर सही होता है, और फिर दवाओं पे दवाएं जो है। डॉक्टर साहब, आपने जैसे जिक्र किया ब्लड प्रेशर का, पूछना चाहते हैं कि एक बंदा, एक मरीज़ होगा, एक अवेयरनेस के लिए मैं पूछना चाहता हूँ, उसको कैसे पता चले कि मुझे ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या किस तरह है, ये कैसे पता चलेगा? देखिए, ब्लड प्रेशर का ज़्यादातर जो मरीज़ हैं उनमें से 60-70% मरीज़ों में अलामात नहीं होते, इसलिए इसको खामोश कातिल भी कहते हैं। अच्छा। लिहाज से तो ब्लड प्रेशर का ज़्यादातर पता तब चलता है जब ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। हमारे यहाँ हेल्थ स्क्रीनिंग या हेल्थ काशस हम लोग नहीं है कि पीरियडिकली हम जो हैं अपने महीने में, 3 महीने में एक दफ़ा जाके अपना ब्लड प्रेशर, शुगर और ये सारी चीज़ें चेक करें। हम इन चीज़ों पर, अपनी हेल्थ पर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। हम तब हेल्थ पर, जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, या ब्लड प्रेशर की वजह से फालिज हो जाता है या हार्ट अटैक हो जाता है, तब पता चलता है कि आपको तो ब्लड प्रेशर पिछले कई सालों से ब्लड प्रेशर जो है हो रहा है। तो ब्लड प्रेशर का ज़्यादातर वैसे कुछ लोगों में अलामात होती हैं, जैसे सर में दर्द या नकल पेन वगैरह होता है, किन लोगों को चलने में सांस फूलता है, किन लोगों की दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, किन लोगों को ब्लड प्रेशर के बढ़ने की वजह से नाक से खून आता है, अच्छा, एपिस्टेक्सिस होती है, किन लोगों को आँखों में यहाँ पर जो है वो ब्लीडिंग हो जाती है। तो मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ, अगर हार्ट की बीमारी है तो हार्ट के अलामात होते हैं, गुर्दे की बीमारी तो गुर्दे के अलामात होते हैं उसमें।
लेकिन बजाते खुद ज़्यादातर ब्लड प्रेशर के मरीज़ों में अलामत कम होती हैं। तो हैं। इसलिए मरीज़ों को, जो आम लोग हैं, उनको इस चीज़ का इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मुझे कुछ नहीं है तो इसलिए ब्लड प्रेशर। इसी तरह से कल भी मैंने एक मरीज़ को देखा, उनसे पूछा कि जब आपको ब्लड प्रेशर होता है तो आपको क्या महसूस होता है। उसने कहा मुझे यहाँ दर्द होता है। तो मैंने कहा अभी आपको कुछ महसूस हो रहा है कि नहीं? लगे अभी तो मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। तो मैंने कहा इस वक्त आपका ब्लड प्रेशर 170 और 110 है, तो आपको कोई अलामत कहना कि नहीं? बाय द वे अभी मुझे कोई भी अलामत नहीं है। तो लिहाजा सिंपल इसका आंसर यही है कि ब्लड प्रेशर जब तक के चेक ना करें तब तक के जो है वो उसका पता नहीं चलता। तो इसलिए बेस्ट तरीका ये है कि पहले से जो है वो बीमारियां जितनी भी हैं, खास करके दिल की बीमारियां, क्योंकि ये क्रॉनिक बीमारियां हैं। बिल्कुल। और अब वो कंसेप्ट ख़त्म हो गया कि ये अमीरों की बीमारियां हैं और बूढ़ों की बीमारियां हैं। अब तो जितनी भी अमराज कल्ब हैं वो ज़्यादातर नौजवानों में और पुअर और मिडिल क्लास तबके में जो है सबसे ज़्यादा आम हो गई हैं। तो लिहाजा अब ये कंसेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया है कि ये अमीरों की बीमारियां हैं और ये बूढ़े लोगों की बीमारियां हैं, मैं तो नौजवान हूँ, मुझे तो कोई तकलीफ़ नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो ये चीज़ नहीं है। और वैसे हमारी लाइफ स्टाइल भी काफ़ी ज़्यादा आजकल के दौर में ये बर्गर और फास्ट फूड, सिगरेट और ये क्रिस्टलाइज और बेतहाशा रिस्क फैक्टर्स बढ़ गए हैं। तो उसकी वजह से ये जो अमराज कल्ब का तूफ़ान है ये नौजवानों में और गरीबों में आम हो गया है और ब्लड प्रेशर उसमें काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। डॉक्टर साहब, अगर किसी को ब्लड प्रेशर जैसे आपने कहा उसके आगे, तो उसको किस तरह मैनेज किया जाए और किस तरह अपने जिसको ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल करें और क्या करें, कुछ इत्यादि तदाबीर वगैरह किस तरह कर सकते हैं इसको? देखें, अगर किसी का माइल्ड ब्लड प्रेशर है, स्टेज 1 जिसको हम कहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 140, 90, 100 या 150, 160 अगर स्टेज 1 टाइप का ब्लड प्रेशर है, तो वो ज़्यादातर एहतियाती तदाबीर से कंट्रोल हो जाता है ज़्यादातर पेशेंट्स में। लेकिन अक्सर डॉक्टर्स या मरीज़ भी इंटॉलरेंट हो गए हैं, वो भी चाहते हैं कि जल्दी से दवाई शुरू की जाए। लेकिन अगर किसी का वज़न बढ़ा हुआ है और वो वज़न को कम करे और रोज़ाना वॉक करे, ग़िज़ा में जो है वो कंट्रोल करे, अगर किसी के लिपिड प्रोफाइल बढ़े हुए हैं तो उनको कंट्रोल करे डाइट के ज़रिए, सिगरेट या और कोई नशेआवर चीज़ इस्तेमाल कर रहा है तो उनको बंद कर दे। और इस तरह से अगर खाने में नमक, चिकनाई, इन चीज़ों को थोड़ा सा परहेज़ करे तो 3 महीने तक अगर ये एहतियाती तदाबीरों पर सख्ती से अमल करके और अगर उसका ब्लड प्रेशर जो है वो कम हो जाता है तो ऐसे मरीज़ों में फिर हम यही कहते हैं कि आप सिर्फ इन चीज़ों पर कंट्रोल करके, सिंपल सी चीज़ें हैं कि आप सिगरेट पीते हैं, सिगरेट को बंद कर दें, खाने में नमक, चिकनाई, मीठी चीज़ें, इनको बंद ना करें तो कम कर दें उनको, रोज़ाना वॉक करें। बिल्कुल। और अगर वॉक के लिए भी आप स्पेसिफिक टाइम नहीं निकाल सकते तो मैं ये कहता हूँ कि मस्जिद जाके नमाज़ पढ़ें। जो है वो आपके पड़ोस में जो मस्जिद दूर से दूर मस्जिद है वहाँ जाके 5 मिनट की जमात के साथ नमाज़ पढ़ें तो आपकी अच्छी खासी जो है वो एक्सरसाइज हो जाएगी। और सिगरेट, खास करके सिगरेट और ये पान, तंबाकू, ये सारी चीज़ें, और इन चीज़ों को अगर कंट्रोल करें तो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज। अगर उसके बावजूद नहीं होता तो फिर ब्लड प्रेशर की दवा शुरू करनी पड़ती है। लेकिन ब्लड प्रेशर की दवाएं शुरू करने से पहले खास करके जो नौजवान हैं उनमें थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करके पता करना ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर ने, क्योंकि ब्लड प्रेशर जिन लोगों का परसिस्टेंटली हाई रहता है तो वो उनकी आंखें भी डैमेज होती हैं, उनके गुर्दे भी डैमेज होते हैं, उनके ब्रेन पर भी असर पड़ता है, पेरिफेरल आर्टरीज़ पर उनके असर पड़ता है, हार्ट पर उनका असर पड़ता है। तो जो पहली दफ़ा जिसको ब्लड प्रेशर, तो उसमें और फिर ये कि पता किया जाए कि ब्लड प्रेशर किस वजह से है। अगर कोई रीनल कैल्कुला है या और कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स हैं, एंडोक्राइनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, या कोई कंजेनिटल डिफेक्ट है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस नौजवानों में काफ़ी है, तो थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट करके ज़रूरी है, मतलब इन्वेस्टिगेशन उसके बाद जो है वो। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्लड प्रेशर जो है जिसको होता है रहता है, वो ख़त्म नहीं होता, उसके साथ ज़िंदगी उसको गुजारनी पड़ती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ब्लड प्रेशर की जब ब्लड प्रेशर दवा पर कंट्रोल हो जाए तो दवा को बंद नहीं करना चाहिए। अक्सर लोगों में ये होता है कि ब्लड प्रेशर जब कंट्रोल हो जाता है वो समझते हैं
मैं अभी ठीक हूँ तो दवा बंद कर देते हैं, 6 महीना 1 साल खा के दवाओं को बंद कर देते हैं। ये मैं कह रहा, क्योंकि एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। मेरे अंकल हैं, ज़्यादा थोड़ा सा देहाती बैकग्राउंड है हमारा, तो कहने का मकसद ये कि मैंने कहा ब्लड प्रेशर आपका हाई है, ज़्यादा आप मेडिसिन का है? कहते नहीं, मेरा जब ब्लड प्रेशर हाई होता है ना तो मुझे पता चलता है मेरे सर में दर्द होता है। मैंने कहा इस तरह नहीं है, प्लीज़ आप रेगुलरली मॉनिटर करें बीपी को। कहने का मकसद ये कि लोगों का आपके ऐसा ही कह रहे हैं कि अजीब एक कंसेप्ट होता है कि एक दिन अगर कुछ दिन मेडिसिन खाया तो वो कंट्रोल्ड है, बीपी कंट्रोल्ड है, वो कहते हैं कि बस अब सही हो गए, अभी में ज़्यादा मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह बहुत सारे हादसात भी आपने देखे होंगे हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, ब्रेन एमरेज और ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने ये बताया कि एक्सरसाइज करें, डाइट पे कंट्रोल करें, अगर उसमें अगर कंट्रोल नहीं हो रहा फिर वो मेडिसिन अब शुरू कर देते हैं। दवाएं एक दफ़ा शुरू हुई तो फिर दवा से ब्लड प्रेशर। और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये एक डॉक्टर्स को भी इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए कि जो मेरा तजुर्बा है पिछले 30 साल का, उसमें ज़्यादातर मरीज़ों में ब्लड प्रेशर जो है वो की जो दवा है वो किसी एक गोली से या किसी भी टाइम पर दवा खाने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं होता। तो अक्सर लोगों में, ज़्यादातर लोग जो आते हैं एक ही किस्म की गोली खा रहे हैं, एक ही गोली खा रहे हैं और अपनी मर्ज़ी से खा रहे हैं। प्रॉपर सुबह को खाई, दोपहर को खाई, रात को खाई। अक्सर लोग रात को जो है खा के और ब्लड प्रेशर की जो एक मिसकंसेप्ट है। इस तरह से ब्लड प्रेशर को इस तरह से जो है वो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये एक जानलेवा बीमारी है और इससे आप अपाहिज हो सकते हैं, फालिज हो जाए, हार्ट अटैक हो जाए, एओर्टिक डिसेक्शन हो जाए, तो ये फेटल कॉम्प्लिकेशंस हैं उसकी, जिसकी वजह से सारी ज़िंदगी के लिए आदमी डिसेबल हो जाता है जो है वो उससे। तो लिहाजा ब्लड प्रेशर की दवाएं जो हैं वो ज़्यादातर दवाएं सुबह को और शाम को, क्योंकि जितनी भी दवाएं हैं वो 24 घंटे ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। तो लिहाजा सुबह की जो दवा है, सुबह नींद से उठ के पहला काम करें। अच्छा, दूसरा लोगों में एक मिसकंसेप्ट मिथ है कि नाश्ता नहीं किया तो दवा नहीं खाई। अब नाश्ता अगर 12 बजे करेंगे तो तब तक तो ब्लड प्रेशर उनका बढ़ा हुआ होता है। डॉक्टर साहब, हमें कहा जा रहा है कि ब्रेक के लिए प्रोग्राम को बोलना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब, आप बात ब्रीफली हमें स्पेशली कुछ था कि ब्लड प्रेशर एक बात खतरनाक है बीमारी नाद रही है, तो आई वस्त ज़रूरी है कि डॉक्टर साहब कुछ था कि अगर शुरू है इनिशियली अगर ब्लड प्रेशर अगर आस्ते मतलब 150 जाले 90 दें या 80 दें तो 160 दें, तो अगर आ डाइट है वहाँ होती रेगुलर एक्सरसाइज वॉक करने का मतलब 5 जा और दूमी शे की होती डाइट है वहाँ कंट्रोल होती नॉर्मल लाइफ स्टाइल का चेंज बेका वाद कम व्यवहार थे और एक चीज़ बेका अगर कंट्रोल बीतते सही आए तो कम लेसेस बेका कंट्रोल बैंक కూడా आमी नमूना सिस्टम बेदारी पूरा यह मेडिसिन ज़रूरत नबी अगर अच्छी ब्लड प्रेशर कम्युनिकेशन ज़्यादा है ये कंट्रोल न बेगे ये मेडिसिन सख्त ज़रूरी है। ये रेगुलर मेडिसिन वर्गी है प्रॉपर कार्डियोलॉजिस्ट बेदारी स्पेशली अगर डॉक्टर या रेफर वती सारा सेल्फ मेडिकेशन वजीर अंते वायदे कि एक गोली में वार तुम्हारा ब्लड प्रेशर है चीज़ें रुचा वर्गा चिरंद उसके मन ब्लड प्रेशर कंट्रोल है मध्य मनो वर्ग ज़रूरत नहीं छू नहीं ब्लड प्रेशर एक खतरनाक बीमारी है। आइए डॉक्टर साहब उसी के हाई ई बितकुत कंते अगर माँ ये केयर न करें तो चांसेस हमें बन मर्दम एमरेज भी या फालजे भी खतरा बितकुत का दिल सरा ये असरात का दिमाग सरा असरात का बितकुत करना गुर्दे सरा असरात बितकुत करना बाज़ी ये कॉम्प्लिकेशन वाला बितकुत करना बाय दे ब्लड प्रेशर आसान मसम थरपद मावे अगर कस्से ब्लड प्रेशर हंसते प्रॉपर होती डॉक्टर बेदारी डॉक्टर मेडिसिन तंते या रेगुलर बिजीरी और रेगुलर बिजीरी थे इंशाल्लाह ये अर्थ चीज़ें कंट्रोल बयानते एक कसाने चीज़ें की होती चीज़ा चाहिए बच्ची थे और डिसेबल चाहिए देखे खुदा न कोसा देखे मसने बीमारियाँ चाहिए अब अच्छी थे बायदे माँ ही जो होती केयर कम के बेकने माँ एक ब्रेक की नहीं करोगे ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करना मैं शोर कुशल गुटा मर्ची मैं डॉक्टर असदुल्ला समोरो साहब हस्ते सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट आवती एक्सपीरियंस है शेयर कर गए। मड़ा चारों का मैं ब्रेक ब्रेक के प्रोग्राम कंटिन्यू करें शुमारा कुशल लुटे मर्चिंग स्पेशली मैं टॉपिक हंसते दिले नादराहियाँ बीमारियाँ नहीं बारवा स्पेशली मैं कह रहा बात सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट मौजूद हैं डॉक्टर असदुल्ला सुमरो उतनी एक्सपीरियंस है शो का। डॉक्टर साहब ब्लड प्रेशर आपने बहुत अच्छे अंदाज में बयान किया स्पेशली ये जो
कॉर्नरी जो डिजीज़ आपने बताया, दिल की जो दूसरी बीमारियां हैं, वो किस वजह से होते हैं और किस तरह, उसके बारे में ज़रा तफसील में बता दें। हार्ट में, हर इंसान में अल्लाह ताला ने 3 खून की शरियानें दी हैं। ये एक डायग्राम यहाँ किताब में बनी हुई है जी जी। कि ये एक एओर्टा होता है और एक राइट साइड पर शरियान निकलती है जिसको राइट कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। ये लेफ्ट मेन होती है और ये लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और ये लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी होती है। ठीक। तो हर इंसान में ये 3 खून की शरियानें होती हैं और ये शरियानों में ब्लॉकेज आ जाती है और इस ब्लॉकेज के आने की वजह से हर मरीज़ में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम्स होते हैं। हम कहते तो इनको कोरोनरी आर्टरी सिंड्रोम्स हैं, लेकिन इन सिंड्रोम्स की जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस होती हैं वो हर मरीज़ में मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़्यादातर जो मरीज़ों में शरियानों की ब्लॉकेज की वजह से तकलीफ़ होती है वो हार्ट अटैक होता है। अच्छा। ज़्यादातर जो मरीज़ हैं वो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक के बाद जो हैं उनमें अंजाइना का प्रॉब्लम होता है और होती उनमें भी शरियानों में ब्लॉकेज ही है। हार्ट अटैक में भी शरियान ब्लॉक हो जाती है, अंजाइना के मरीज़ों में भी शरियान ब्लॉक हो जाती है। आगे चल के हम डिटेल में उनको डिस्कस कर रहे हैं। और तीसरे नंबर पर हार्ट फेलियर होता है। हार्ट फेलियर में भी शरियानें बंद हो जाती हैं, ब्लॉक हो जाती हैं। और चौथे नंबर पर हार्ट जो है वो अचानक, हरकत कल्ब जो है वो अचानक बंद होकर दिल बंद हो जाता है, जिसकी वजह से अचानक मौत हो जाती है। खास करके ये जो लेफ़्ट मेन शरियान है जी जी, ये यहाँ से लेफ़्ट मेन जो निकल रही है, अगर इस लेफ़्ट मेन शरियान में ब्लॉकेज आ जाए और इसमें अगर अनजानी सी ज़रब होकर क्लॉट यहाँ पर फंस जाए तो फिर ज़्यादातर मरीज़ों की हरकत कल्ब बंद हो जाती है, जिसको हम वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया या वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन कहते हैं या कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और उस कार्डियक अरेस्ट को अगर 7 से 10 मिनट के अंदर उसका कुछ इलाज ना किया जाए तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो मौत का शिकार हो जाते हैं। अच्छा। तो वो मरीज़ जो जिनमें लेफ़्ट मेन शरियान में या जो प्रॉक्सिमल एलएडी है, जैसे यहाँ प्रॉक्सिमल एलएडी में दिखाया है, अगर इसमें ब्लॉक हो जाए या कोई चीज़ हो जाए तो ज़्यादातर मरीज़ जो है वो हरकत कल्ब बंद होने की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। तो सडन कार्डियक डेथ और हरकत कल्ब की बंदिश जो है ये भी शरियानों की ब्लॉकेज की वजह से, ज़्यादातर शरियानों की ब्लॉकेज की वजह से होती है। कुछ मरीज़ों में ये होता है कि उनको होती तो ब्लॉकेज है लेकिन उन लोगों को हार्ट फेलियर, कार्डियोमायोपैथी, इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी, सांस की शिकायत जो है सबसे पहले उनको हार्ट अटैक नहीं होता, उनको अंजाना नहीं होता, उनका हार्ट जो है वो अचानक बंद नहीं होता, लेकिन उनको सांस की शिकायत होती है, तो उसको हम इस्केमिक कार्डियोमायोपैथी या हार्ट फेलियर कहते हैं। कुछ मरीज़ों में ये होता है कि दिल की धड़कन जो है वो तेज़ या इर्रेगुलर हो जाती है, तो कार्डियक एरिथमियाज उनको कहते हैं। तो ये हार्ट की मुख्तलिफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं जो शरियानों की ब्लॉकेज की वजह से मरीज़ों में होती हैं। अब आते हैं कि इनके असबाब। आपने कहा कि असबाब क्या होते हैं ज़्यादातर, तो ज़्यादातर मरीज़ों में मर्दों और औरतों में थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है शरियानों की ब्लॉकेज का प्रॉब्लम, ये मर्दों में ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा है। और मर्दों में सबसे अहम जो वजह है वो है सिगरेट, तंबाकू नोशी। नौजवान में जो है वो 40-45 साल की उम्र में ज़्यादातर मरीज़ों में 80% मरीज़ों में सिगरेट, तंबाकू या अब क्रिस्टल आइस जो है वो काफ़ी आम हो गई है, जिसकी वजह से जो है शरियानें बंद होके और हार्ट अटैक हो जाता है मरीज़ों में। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर है, ख़ास करके 40 साल के बाद वाले जो मरीज़ हैं, या औरतों में जो है वो ज़्यादातर ज़्यादातर जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो हाई ब्लड प्रेशर और शुगर की बीमारी है। तो शुगर और ब्लड प्रेशर की बीमारी और सिगरेट, पान, तंबाकू, क्रिस्टलाइज, ये मेन रिस्क फैक्टर्स हैं जो एथेरोथ्रोम्बोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज करती हैं, और उसकी वजह से हर मरीज़ में उसकी जो प्रेजेंटेशन होती है वो मुख्तलिफ होती है। डॉक्टर साहब, जैसे कॉर्नरी आर्ट डिजीज़ के बारे में बताया कि ये इस वजह से हो सकता है, उसमें पहले जब कोई मरीज़ है, स्पेशली आपने कहा कि जैसे अल्कोहल हुआ, सिगरेट हुआ, ये चीज़ें हुई, अगर उसको प्रॉब्लम अब
हो गए हैं, बहुत अरसा इस्तेमाल किया है, फिर अब वो एक अगर जैसे आपने अंजाना की जिक्र किया, ये होने के बाद फिर वो किस तरह ठीक किया जा सकता है उसको? जैसे अंजाना हुआ तो उसका कोई इलाज है उस टाइम? जी, सारी बीमारियों का, जितनी भी अमराज़ क़ल्ब हैं उन सब का इलाज है। हर मरीज़ में इलाज के तौर तरीके मुख्तलिफ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले हम ज़्यादातर मरीज़ों में दवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो दवाओं के ज़रिए इलाज करते हैं, और जहाँ दवाएं काम नहीं करती तो फिर वहाँ एंजियोप्लास्टी या ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो हर मरीज़ मुख्तलिफ है, और मुख्तलिफ मरीज़ों में मुख्तलिफ इलाज के तौर तरीके जो है वो किया जाते हैं। किस मरीज़ में ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो उसके डॉक्टर और फिजिशियन पर डिपेंड करता है, या बीमारी पर डिपेंड करता है कि किस किस्म की बीमारी है, तो उसके लिहाज से किस मरीज़ में दवाओं से इलाज किया जाए, किस मरीज़ में एंजियोप्लास्टी की जाए, किस मरीज़ में बाईपास ऑपरेशन की जाए। लेकिन इलाज ज़्यादातर जितने भी ये बीमारियां हैं ये काबिल इलाज हैं, इनका इलाज पॉसिबल है, और इनका इलाज करके इंसान बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त होकर भरपूर तरीके से काम काज करके ज़िंदगी गुजार सकता है। ये पहले वाला ज़माना नहीं रहा है अभी। अब ज़्यादातर बीमारियों के जो हैं वो इलाज मौजूद हैं, हमारे मुल्क में भी मौजूद हैं, लेकिन मरीज़ों को चाहिए कि वक्त के साथ, क्योंकि वक्त इसमें वो टाइम इज़ मायोकार्डियम, मायोकार्डियम इज़ लाइफ, कि वक्त जो है लोग जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा ज़ाया करते हैं। ज़्यादातर लोगों को एक तकलीफ़ होती है तो वो समझती हैं गैस की तकलीफ़ है, कोई भी छोटी मोटी जड़ी बूटियाँ या कोई बबला पेप्सी, तो वो पीने की वजह से हार्ट डैमेज, एक दफ़ा डैमेज हो जाता है तो फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो डॉक्टर साहब आपने एक जिक्र किया, तो ये बहुत ज़्यादा लोग कॉमन एक चीज़ आता है, तो अचानक किसी को अंजाना हुआ या पता चला या कोई पेन हुआ तो काढ़े, वैसे ही नॉर्मल इंसान है जैसे 40 क्रॉस के 45 लोग चाहते हैं कि हमारे दिल कैसा है, वाकई सेहतमंद है या नहीं, तो उसके लिए कोई बजाय एंजियोग्राफी और ऐसा कोई अभी साइंस ने इतना तरक्की किया है कि वो कोई ऐसी इन्वेस्टिगेशन है कि बगैर एंजियोग्राफी वगैरह के पता चले कि हमारे दिल कैसा, ऐसा कुछ है? बिल्कुल है। वो कौन सा तरीका है सर? देखें, जितने भी अमराज़ क़ल्ब हैं, मैं अपने तजर्बे के लिहाज से उनमें 90% डायग्नोसिस अगर फिजिशियन तजर्बेकार है जी, उसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है एंजियोग्राफी और ये महंगी जितने भी ये टेस्ट वगैरह होते हैं, तो 90% मरीज़ों में मरीज़ की जो हिस्ट्री है ना, मरीज़ जो तकलीफ़ बताता है, उस तकलीफ़ और मरीज़ को सही तरीके से एग्ज़ामिन करने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा ECG, एक्सरे और एको की ज़रूरत पड़ती है। एको के, अच्छा, यानी इन सारी चीज़ों को अगर मिलाएं तो 7-8 हज़ार 10 हज़ार के अंदर जो है वो डिपेंड करता है हर जगह का। एको थोड़ा सा महंगा होता है, बाकी जितने भी ये टेस्ट हैं वो 5,000 के डॉक्टर की फ़ीस को मिला के, ECG, एक्सरे, इन चीज़ों को थोड़े से बेसिक लैब टेस्ट को मिला के 5,000 के करीब जो है वो आदमी अपना एग्जीक्यूटिव स्क्रीनिंग की तरह जो है वो चेकअप कर सकता है। जहाँ हमें डाउट होता है, हम समझते हैं कि हाँ इस चीज़ का हमें पता चल जाता है कि इनको कुछ नहीं है, उनको रिएश्योर दे के हम कि उनका ब्लड प्रेशर ठीक है, डायबिटीज़ नहीं है, सिगरेट नहीं पीते हैं, सिम्टम्स नहीं है, ECG ठीक है, क्लिनिकली फिजिकली कोई एग्जामिनेशन में कोई चीज़ नहीं है, तो हम उनको रिएश्योरेंस दे के और वो बात को ख़त्म कर देते हैं। अगर उनका वज़न बढ़ा हुआ है तो उनको वज़न बढ़ कर जी, अगर वो वॉक नहीं कर रहे हैं तो उसकी हम हिदायत उनको देते हैं। अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो सिगरेट पीना बंद कर दें, तो सस्ते में काम हो जाता है। तो पता चल जाता है डॉक्टर अपनी क्लिनिकली जिनको हमें डाउट होता है कि इनको रिस्क फैक्टर्स हैं, डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, स्मोकर है, चलने में काम करने में उनको सीने में तकलीफ होती है, दर्द होती है, तो फिर उसके लिए हम एक्सरसाइज टेस्ट जो है वो करते हैं। उसमें भी कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो सारे मरीज़ों को एंजियोग्राफी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एंजियोग्राफी एक इन्वेसिव प्रोसीजर है और पैसा खर्च होता है। तो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों में एक फ़ियर है, और एक फ़ियर का एक रीज़न भी है, क्योंकि हर डॉक्टर जो है वो कहता है जी एंजियोग्राफी हर चीज़ का वो नहीं है। जहाँ ज़रूरत है भले करें, जहाँ ज़रूरत नहीं है तो ज़्यादातर मरीज़ों में जैसे एग्जीक्यूटिव स्क्रीनिंग की तरह जो है वो इस तरह से, वो गरीब से गरीब आदमी भी जो है अगर साल में एक दफ़ा अपनी स्क्रीनिंग करवा रहा है तो उसमें कोई इतना ज़्यादा खर्चा नहीं है, जब जितना कि उसको एक दफ़ा अचानक हार्ट अटैक हो जाए या स्ट्रोक हो जाए या और कोई बीमारी हो जाए उससे,
तो उसका फिर बाद में खर्चा जो है वो ज़्यादा है बनिस्बत उसके कि वो, और वो खासकर ऐसे मरीज़ों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो सिगरेट स्मोकर्स हैं, जो हाइपरटेंसिव है या डायबिटिक हैं, उन लोगों को ज़रा एहतियात करके ये चीज़ें अच्छा डॉक्टर साहब, ये एक बहुत ज़्यादा कॉमन एक चीज़ है, लोगों का ये सवाल है, ना डायबिटिक है ना ब्लड प्रेशर है जी। बाकी उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे उनका थोड़ा सा ज़्यादा रहता है जी। मतलब वो मेडिसिन नहीं, डॉक्टर कहते हैं कि मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई कहते हैं कि ले थोड़ा सा ज़्यादा है बहुत अरसे से, उनके लिए कोई प्रॉब्लम हो सकते हैं आगे दिल का मसला या नहीं? नहीं, मैं ऐसे, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अच्छा सवाल है बल्कि कि क्योंकि अक्सर मरीज़ बार बार जो है वो मुख्तलिफ लेबार्ट्रीज से कोलेस्ट्रॉल टेस्ट कराते रहते हैं, और अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं है, चलने फिरने में, काम काज करने में किसी किस्म का अंजाइना के दर्द या हार्ट फेलियर की अलामत नहीं है, और फिज़िकल एग्जामिनेशन भी उनका नॉर्मल है, और सिगरेट भी नहीं पीते, डायबिटिक भी नहीं है, हाइपरटेंसिव भी नहीं है। अब अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल जो है 240 है, 220 है, तो वो कोलेस्ट्रॉल को पकड़ के सारे डॉक्टरों को, मुख्तलिफ डॉक्टरों को, हर लेबार्ट्री मुख्तलिफ उनकी रीडिंग सर वो देती रहती है, तो मेरे ख्याल में उनको बार बार इस तरह से कोलेस्ट्रॉल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। उनको सिर्फ यही है कि जिनका थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सिर्फ अलोन अकेले हार्ट अटैक या उसको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता, तो अगर डाइटरी एडवाइस पर वो अमल करे, वॉक वगैरह करे, और साल में एक दफ़ा कोलेस्ट्रॉल चेक करके देख ले, तो इतना ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ ज़रूरत होती है तो फिर हम उनको दवाएँ देते हैं। तो डॉक्टर साहब एक दूसरा अब जैसे मैंने एक सवाल किया, तो आजकल कोई ऐसा कोई नया टेक्निक है जिसमें पता चले कि हार्ट की, जैसे एंजियोग्राफी के अलावा, कि अल्ट्रासोनिक कोई मॉडर्न स्टाइल का कोई चीज़ है ही है क्या उसमें? उसको वो क्या चीज़ है? सीटी कोरोनरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा आम है। अच्छा। और उसमें भी यही है कि या तो हम ऐसे लोगों को सीटी कोरोनरी के भेजते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ज़्यादा है। अच्छा। खास करके एक डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, और उसको टिपिकल अंजाइना के सिम्टम्स हैं। अब उन लोगों को सिटी कोरोनरीज के लिए भेज के सिटी कोरोनरी पर भी पैसा खर्चा करते हैं, फिर जो है सिटी कोरोनरी वाला रिपोर्ट देता है, फिर उसके बाद एंजियोग्राफी उनकी होती है, तो डबल खर्चा उनका हो जाता है। तो जिनमें प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज ज़्यादा है और उनमें अलामत हैं, तो उनको एंजियोग्राफी की तरफ जाना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत उसमें। इसके बीच में एक्सरसाइज टेस्ट सबसे अच्छी टेस्ट है, लेकिन हम लोग सस्ती भी है सिटी कोरोनरी और एंजियोग्राफी के मामले में, लेकिन यहाँ पर आउटडेटेड हो गई है, लोग उसको, बहुत सारे डॉक्टर्स उसको इतना प्रेफरेंस नहीं देते, लेकिन उससे बहुत सारी चीज़ों का पता चल जाता है। अलबत्ता वो पेशेंट जिनमें एटिपिकल चेस्ट पेन है और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो उन पेशेंट्स को होती है कि वो एंजाइस होते हैं, टाइप 1 पर्सनालिटी टाइप के लोग होते हैं, मुझे दर्द ये क्यों हो रहा है, बताएं ये दर्द हार्ट का तो नहीं है। फिर उन पेशेंट्स में रूल आउट करने के लिए हम सिटी कोरोनरी एडवाइस करते हैं, ताकि अगर सिटी कोरोनरी में कोई ब्लॉकेज, तो बहुत रेयरली होता है कि उनमें कोई, क्योंकि अगर पेन एटिपिकल है और रिस्क फैक्टर्स नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कम होती है। डॉक्टर साहब मुझे कहा जा रहा है एक ब्रेक के लिए बोले चार को डॉक्टर साहब एक आपके पास डिटेल आगुश्ता के स्पेशली नादराई या संदेले जो बीमारियां, स्पेशली हम वेसल्स कॉर्नरी आर्टरीज जो ये पूरा डायग्राम डॉक्टर किताब इधर गया पर पेज अस्त किया ये बहुत लिखे था कि चेन उन्होंने ब्लॉकेज बनते हैं, स्पेशली आई रेस्पेक्टर विषय हमाया स्पेशली हमारा सिगरेट कशा या क्रिस्टल दिखे मर्चा नशा है बीमारी नादराइयत का हमा दिले सर आई रंदमन डॉक्टर डिस्कस करने में मसला सर कि डॉक्टर साहब आवाज़ कार को था पेशेंट बाद चारती में मामला था बीमारियाँ दिली बीमारियाँ हैं बाद कार्डियक अरेस्ट वगैरह बीते तुम्ही के आय इसी मेन कॉज व्यवस्था सिगरेट कशे नौजवान तो कभी इसी बात दिले मसला आस्ता बीमारी नादराई दिगे अस्ताम अल्कोहल दिगे बाद पोर्दा बीमारी दिगे अच्छी बीमारी अस्ता आई अच्छे रिस्क फैक्टर वधी और आई अच्छे दिले बीमारी खुद करते हैं दूमी इशे की विषय कसियार अगर एंजाइना या चीज़ें अच्छी विषय में दिले दर्द बनते हैं बीमारी नादरा भी टाइम सर डॉक्टर के रवा रसनते हैं डॉक्टर आइए इन्वेस्टिगेट करते तो आइए नहीं इलाज भी खुद करते हैं टाइम बाद इम्पोर्टेंट है अगर अच्छी मसला है इशू है दिले हाए गए तो बाद में प्रॉपर होती डॉक्टर पे विषय बिता रहा अर्शवारा मशवरे दंते या कुछ कि ज़रूरी नहीं कि हर मरीज़ या एंजियोग्राफी बेकने हमारे जो सीनियर हैं डॉक्टर बीतते हैं होती एक्सपीरियंस डॉक्टर भी कार्डियोलॉजिस्ट बीतते हैं आ एग्जामिन करते फिजिकली एग्जामिनेशन करते
लाती इन्वेस्टिगेशन कसाने कंते आई चरन आई आइडिया बीते का इको हैं या इसी जी आई जरिया या खबर बीते के शदेमा मारा चे कनगे डायरेक्ट एंजियोग्राफी में मना रहा देखिए आस्ते सीटी एंजियोग्राफी भी आस्ते आप बैग हैं भले ATT हमारा एक्सरसाइज एक टॉलरेंस टेस्ट है कि बीते वहाँ कमे ट्रेडमिल सरा ताचे नंते आई ची या कि आई ची बाकायदा कबा कभी कि शियरा दिले बीमारी आस्ते या नहीं आस्ते इलाज आवाज़ ईजी आसानी तरीका आस्ते भले बाय दें कि टाइम सरा डॉक्टर शिमा बेर से तो इंशाल्लाह मौती दिले संभालत करें दिल बास इम्पोर्टेंट है दिले ज़रिया सज्जी में सज्जी ज़िंदगी ये दारो मदार दिले सराएँ कि दिले कारें ओन सप्लाई पूरा बॉडी तो अगर ओन सप्लाई ना बीते तो इंसान ब्रेन वगैरह दो डैमेज में तो दिले संभाल के वास्ता कसाने लाती टेस्ट लाती अवेयरनेस चीज़ वहाँ बिकने बाय दें मौती दिला बचत करनी मैं एक ब्रेक किया रहोगे ब्रेक के अंदर प्रोग्राम कंटिन्यू करें। मड़ा चारू का ब्रेक इस्ते ब्रेक के अंदर प्रोग्राम कंटिन्यू करने हमारा कुशल रोटे मर्ची मेकर स्पेशली दिले नादराही एक्सपर्ट है डॉक्टर असदुल्ला सुमरो साहब हैं आई होती है बजन एक्सपीरियंस है वो 30 साल एक्सपीरियंस है पाकिस्तान और मिडिल ईस्ट है तो इसी बार डॉक्टर साहब अच्छा डॉक्टर साहब ये बहुत ज़्यादा एक मिथ है कि लोग जाते हैं डॉक्टर के पास कि आपका ECG है नॉर्मल है फिर उनको प्रॉब्लम होता है ये क्या है मतलब कभी कभी मिस डायग्नोज होते हैं जैसे अच्छी जगह जाते हैं दिखाते हैं हॉस्पिटल में फिर उसके बाद कभी कभार होता है कि फिर पता चलता है कि इसको हार्ट अटैक हुआ है इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे इस तरह। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है और ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि और इसको क्लियर होना चाहिए क्योंकि ECG मैंने एक चैप्टर इस किताब में लिखा हुआ है कि ECG दोस्त या दुश्मन। तो दोस्त इस तरह से है तो बहुत सारी चीज़ें उससे पता चल जाती हैं। दुश्मन इस तरह से है कि ये जो नॉर्मल ECG का लेवल है तो वो दुश्मन है एक किस्म की। और नॉर्मल ECG बहुत सारे मरीज़ों में जिनमें टिपिकल चेस्ट पेन होता है खास करके जिनको एंजाइना का पेन होता है या दिल के वेल्स ख़राब होते हैं उनमें जो है वो जब ECG करते हैं तो ECG नॉर्मल आती है या मिनिमल चेंजेस आती हैं जो ओवरलुक्ड हो जाती हैं। कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं जिस तरह से ये 3 शरियानें मैंने दिखाई इनमें से एक शरियान ये ऐसी है लेफ़्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जो है अगर इसमें हार्ट अटैक हो जाए तरफ करें कैमरे में आ जाएगा। अच्छा हाँ अगर इस शरियान में हार्ट अटैक हो जाए हाँ उसमें क्लॉट आ जाए तो ये शरियान एक ऐसी जिसको मिस्टीरियस शरियान हम कहते हैं और ये इन मरीज़ों में ECG हार्ट अटैक में भी धोखा देती है। अच्छा ज़्यादातर हार्ट अटैक के मरीज़ ECG से डायग्नोज हो जाती हैं लेकिन अगर ये शरियान में ब्लॉकेज आ जाए तो पेन के दौरान भी ECG अक्सर जो है वो नॉर्मल हो जाती है। अच्छा। या नियर नॉर्मल होती है। तो लिहाजा ECG के ऊपर इतना ज़्यादा इन्हिसार नहीं करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट्स को न्यू ऑनसेट एंजाइना है और उस एंजाइना के साथ अगर उनकी ECG नॉर्मल है तो उसका मकसद ये नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं है, नहीं, उनको एंजाइना है और वो वही एंजाइना जो न्यू ऑनसेट एंजाइना है और वो प्लेक रप्चर जो है वो जो अभी प्लेक रप्चर हुआ है उसमें क्लॉट जो है अभी छोटा क्लॉट है जो डिज़ॉल्व हो गया है ECG में नहीं आया है हार्ट अटैक का पता नहीं चल रहा है तो ऐसे मरीज़ों को या तो अस्पताल में दाखिल करना चाहिए या कम से कम फुल स्कीमिक प्रोटोकॉल के साथ उनको दवाओं पर शुरू करके उनको आराम के लिए तलकीन और दोबारा ECG करने का होना चाहिए। तो लिहाजा ये जो ECG की मिथ है कि नॉर्मल ECG तो नॉर्मल ECG का मकसद ये नहीं है कि उनको कुछ भी नहीं है। फिर अक्सर लोगों में अचानक आधी रात को जब दर्द की शिद्दत बढ़ जाती है वही मरीज़ वही उसी अस्पताल में जब जाते हैं ECG करते हैं तो पता चलता है इनको तो हार्ट अटैक हो गया। मरीज़ से पूछते हैं कि इससे पहले कहने लगा 3 दिन से डॉक्टर साहब मुझे सीने में दर्द हो रहा था, उधर अस्पताल जा रहा हूँ उधर अस्पताल जा रहा हूँ, ये ECG है वो ECG देखें तो वाकई ECG उनकी नॉर्मल होती है। या किन मरीज़ों में ECG अब नॉर्मल होती है लेकिन ECG इंटरप्रेट पढ़ने वाला जो
वहाँ डॉक्टर होता है वो सही तरीके से ईसीजी इंटरप्रेट नहीं कर सकता, जिसकी वजह से वो मरीज़ को नॉर्मल ईसीजी करके और वो घर भेज देते हैं और उनमें तकलीफ होती है। अच्छा, ईसीजी में चेंजेस आ जाते नहीं आते उसमें? नहीं आते तो लेकिन क्लिनिकली अगर वो गैस का कोई प्रॉब्लम कह के उसको भेज देते हैं कि ऐसी कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है शायद, या नहीं, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, हर आदमी सपोज करके किसी को अचानक रात को सोया हुआ है, और अक्सर लोग जो आते हैं वो हिस्ट्री इस तरह से कि डॉक्टर साहब रात को मैं दावत में गया था, वहाँ बिरयानी कौरमा और ये खाना खाया था और रात को अचानक जो है वो, अब ये बिरयानी कौरमा तो रोज़ाना की रूटीन है हमारे कल्चर में जो है वो, अब अचानक जिसको तकलीफ़ होती है उसमें, तो ये सिर्फ बिरयानी कौरमे की वजह से वो नहीं है, वो हार्ट की वजह से ही ज़्यादातर लोगों में जो है वो प्रॉब्लम होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस दौरान कोई और टेस्ट नहीं है जिसमें पता चले कि एंजाइना है, जैसे और ट्रॉपटी वगैरह क्या वो करते हैं उसमें? नहीं, ट्रोपोनिन का भी यही प्रॉब्लम है कि, और यही एक मसला है कि उस वक्त ट्रोपोनिन है, इवन इको है या ईसीजी है, ये सारी चीज़ें धोखा देती हैं, धोखा दे देते हैं। तो सबसे अच्छा जो है वो यही है कि मरीज़ की हिस्ट्री, अच्छा, मरीज़ को प्रॉपर तरीके से सुने। डॉक्टर का काम है मरीज़ को झड़के नहीं, मरीज़ को बोलने दे, मरीज़ की बात को तहम्मुल के साथ सुने। अगर कोई मरीज़ है जिसको वो आ रहा जी अचानक जो है रात को दर्द के साथ कह रहा है कि जी मुझे यहाँ सीने में दर्द है, और दर्द उसमें इस तरह से, क्योंकि जो शुरुआत जो अंजाइना का दर्द होता है इतना शदीद नहीं होता है, और ज़्यादातर मरीज़ों का दर्द जो है वो छोटी मोटी चीज़ों से सही भी हो जाता है, क्योंकि वो अंजाइना का दर्द है। 5-10 मिनट के बाद खुद ब खुद ही आप दूध पिए उससे भी सही हो जाता है बहुत सारे लोगों का। तो लोग ये समझते हैं कि खाने पीने की वजह से हुआ था, दूध पीने से, या अदरक खा लेते हैं या कोई थूम वगैरह या कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं, या राइजिक और इसकी गोली कैप्सूल जो है वो खा लेते हैं, दर्द सही हो जाता है, फिर सुबह को अपना काम काज करते हैं, फिर रात को अचानक होता है। तो ये जो अनप्रेडिक्टेबल अंजाइना खास करके होता है, क्योंकि एक अंजाइना स्टेबल होता है, स्टेबल और अनस्टेबल अंजाइना में फ़र्क है, और ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेबल अंजाइना में ये होता है कि मरीज़ को पता चलता है कि मैं यहाँ से नमाज़ पढ़ने के लिए जाऊँगा तो मुझे रास्ते में दर्द होगा, मुझे रुकना पड़ेगा और दर्द सही हो जाएगा। तो मरीज़ को पता होता है कि खाना अगर पेट भर के चलूँगा तो मुझे दर्द होगा और रुकने से ख़त्म हो जाएगा। ऊपर रहता है अगर मरीज़, तो मरीज़ को पता होता है कि यहाँ से अगर मैं सेकंड फ्लोर पर पहुँचूँगा तो मुझे दर्द होगा और तो मैं रुक जाता हूँ, तो मरीज़ बताता है। या जो है वो शरई हक अदा करते हुए सीने में अचानक दर्द हो जाता है, उसके दौरान मरीज़ कहता है मैं जब भी शरई हक अदा करता हूँ तो मुझे सीने में दर्द होता है। तो ये टिपिकल अंजाइना है। तो अंजाइना जो स्टेबल होता है वो मरीज़ प्रेडिक्ट कर सकता है, वो डॉक्टर को बताता है कि इस चीज़ से होता है। जो अनप्रेडिक्टेबल अंजाइना होता है, न्यू ऑनसेट अंजाइना होता है, उसमें पता नहीं चलता, वो किसी वक्त भी हो सकता है। और वो अंजाइना शुरुआत में अगर उसको छोड़ दें और उसको इलाज ना करें तो वही अंजाइना के मरीज़ या तो हार्ट अटैक उनमें हो जाता है या हरकत कल्ब अचानक बंद होकर मौत का शिकार हो सकते हैं। तो लिहाजा ये जो अनस्टेबल अंजाइना है, डीनोवो अंजाइना इसको कहते हैं, तो ये डीनोवो अंजाइना मीन्स नया अंजाइना, पहली दफ़ा। और जो स्टेबल अंजाइना होता है वो ज़्यादातर मरीज़ को पता होता है, 3 महीने 6 महीने से मरीज़ सारी चीज़ें, आप मरीज़ से डॉक्टर पूछे वो सारी चीज़ हिस्ट्री बता देते हैं कि 6 महीने से मैं चल रहा हूँ तो मुझे चलने में दर्द होता है और रुक जाता हूँ तो वो ठीक हो जाता है। तो मरीज़ खुद अपना डायग्नोसिस भी कर सकता है, अगर इस किस्म के सिम्टम्स हैं तो वो डॉक्टर से रब्ता करे। या जिन मरीज़ों को अचानक रात को आधी रात को दर्द होता है वो अस्पताल जाता है, उसकी ईसीजी नॉर्मल है, उसका या ट्रोपोनिन नॉर्मल है, क्योंकि ट्रोपोनिन जो रेज होता है वो ज़्यादातर हार्ट डैमेज, हार्ट अटैक हो तो फिर वो रेज होता है। और ट्रोपोनिन रेज भी तब होता है कम से कम 6 घंटे तक, अगर डैमेज हो तो 6 घंटे के बाद। अब 6 घंटे यहाँ कोई भी इमरजेंसी में कोई भी डॉक्टर जो है उनको 6 घंटे तक नहीं रखता कि वो दोबारा जो है वो टेस्ट करके, और वो तो एक ही दफ़ा टेस्ट करके वो टेस्ट भी नॉर्मल है, ईसीजी भी नॉर्मल है, घर भेज देते हैं। फिर जब तकलीफ बढ़ जाती है तो फिर ईसीजी भी अब नॉर्मल हो जाती है, ट्रोपोनिन भी अब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन देर हो जाती है उसमें। तो मतलब डॉक्टर का यहाँ पे बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकली किस तरह एग्जामिन करे, और मरीज़ का भी इसमें है कि मरीज़ को भी प्रॉपर हिस्ट्री अपना दे। मरीज़ भी अगर जहाँ समझ रहा है कि, क्योंकि अब जो हमने डिस्कस किया, अगर किसी को अचानक सीने में दर्द होता है, आधी रात को अचानक सीने में दर्द होता है, तो वो उसको लाइटली ना ले कि दूध पी के और गुजारा करे और ये बबलक शबलक पी के और अपने आप को तसल्ली दे, और अगर डॉक्टर ने भी बोल दिया ईसीजी नॉर्मल है तो वो कहे कि हाँ ठीक है, नहीं, ठीक है, उसको माहिर डॉक्टर के साथ
मशवरा करना चाहिए और उसको रूल आउट करना चाहिए कि किस किस्म का ये दर्द है। मरदारा चारूका डॉक्टर साहब एक बात आस्क अपने को स्पेशली माशरा डॉक्टर मिसडायग्नोस बीते या कार्डिक हॉस्पिटल रश बाद हैं लोड बाद हैं डॉक्टर उदा अस्ता मौजूद हैं आया कसान ECG अचार अंते इरन चेक करना बोले डॉक्टर विषय के हिस्ट्री बात प्रॉपर लेकर शापा वक्त के अचानक दर्द बस दर्द कहते हैं तो पात के तो इसी यारा प्रॉपर शुमावती वहाँ अस्पताल रहता है डॉक्टर वो हमारा यही प्रॉब्लम बीतता तो हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है तो आउ दे डॉक्टर अभी प्रॉपर शुमा हिस्ट्री देता तो ये अंदाज़ा बीतने के ज़रूरी नहीं कि लाते गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है वित्त कंते के दिले मसला वित्त कुत का दिले मतलब एंजाइना में विषय के हमारा चीज़ के नू हमें ये नादरा ही देमा रहो हार्ट अटैक के नेम का वित्त कुत कंते तो कदी कदी ECG अच्छे मिस बीते ये चीज़ या इको जो कार्डियोग्राफी जो वकरनते अट्टा छेने आई रहा तो IH भी मिस बीते तो बाय दें कि डॉक्टर मरीज़ हिस्ट्री बहुत इम्पोर्टेंट है रोल अदा करते हैं डॉक्टर एक बहुत कम्युनिकेशन करते हैं प्रॉपर होती हिस्ट्री यार बताते हैं। डॉक्टर साहब दूसरा ये है कि स्पेशली आपने पहले भी जिक्र किया था हम भी जिक्र कर रहे हैं आपने वहाँ पे अंपायर बैठे हुए थे आपस में डिस्कस कर रहे थे स्पेशली आपने भी ज़्यादातर काम किया वहाँ और यहाँ पे मिडिल ईस्ट में तो आजकल जो क्रिस्टल का कंसेप्ट जो नशा है हमारे मुख्तलिफ सोसाइटी में गरीबों में भी एलीट सोसाइटी में मुख्तलिफ जगहों पे हम देख रहे हैं नौजवान स्पेशली इसका शिकार हैं तो उसके आप बता रहे थे कि क्या असरात हैं उस पर हमारे दिल के ऊपर। क्रिस्टल आइस जिसमें मेथ एम्फेटामिन बेसिकली और ये मेथएम्फेटामिन जो है जैसे एलीट क्लास या अमीरों का एक किस्म का उसको नशा नहीं समझते ज़्यादातर लोग उसको लोग ये समझते हैं कि ये रिक्रिएशनल ड्रग है ये एक ऐसी दवा है एक किस्म की कि उसके इस्तेमाल करने से लोगों में क़ुव्वत बढ़ जाती है किस्म की काम करने की वो जागते हैं और अपने आप को ज़्यादा उनमें एनर्जी और ताकत जो है वो उनकी तो वो समझते हैं कि हालांकि वो होता नहीं है लेकिन वो ये समझते हैं कि मैं ये दवा खा के और बहुत सारे काम जो है वो अकेले से खुद से टारगेट अचीव करना है कर सकता हूँ। तो ये हमारे यहाँ मिडिल ईस्ट में तो जब मैं मक्का में था ख़ास करके तो वहाँ ज़्यादातर जो ड्राइवर हजरात हज का सीज़न उम्रे का सीज़न होता है लॉन्ग रूट पर दुबई से गाड़ी चला के आ रहे हैं या सीरिया से हाजियों को लेके आ रहे हैं या मक्का मदीना के जो ट्रिप लगा रहे हैं तो वो ड्राइवर हजरात सीज़न में ज़्यादा पैसा कमाने के लिए इस किस्म की मेथएम्फेटामिन की गोलियां खा के वहाँ ज़्यादातर लोग गोलियां खा के और जागने की वजह से ताकि ज़्यादा काम कर सकें ज़्यादा जाग सकें और ज़्यादा पैसे कमा सकें लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसके जो असरात हैं एक तो उससे एडिक्शन हो जाती है और इसके जो असरात हैं वो कल्ब पर पड़ते हैं हार्ट पर पड़ते हैं और हार्ट पर इसके असरात होते हैं और उसमें हार्ट अटैक भी होता है और पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी हो सकता है हार्ट का मसल जो वीक हो के हार्ट फेलियर हो सकता है या सडन डेथ या सडन कार्डियक अरेस्ट जो है वो हो सकता है पेशेंट्स में। तो यहाँ पर ये ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मुझे इतना अंदाज़ा नहीं था मुझे पहली दफ़ा यहाँ कराची में रिपोर्ट पढ़ के और शॉकिंग एक रिपोर्ट देख के पता चला कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में और कराची एक बहुत बड़ा हब है और यहाँ से ख़ास करके ये जो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें अफ़गानिस्तान बर्मा चाइना थाईलैंड ये एक कैपिटल है एक किस्म का वहाँ पर ये बनती है। अच्छा। और वहाँ से फिर क्योंकि हमारे बॉर्डर्स पोरस हैं तो ये मुख्तलिफ फॉर्म में जो है वो टैबलेट फॉर्म में भी आती है और लिक्विड फॉर्म में भी आती है इंजेक्टेबल फॉर्म में भी लोग जो हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं और 80% लोग जो हैं फिर उसके आदी बन जाते हैं और जब आदी बन जाते हैं तो फिर उनमें उस दवा की तलब महसूस होती है और वो तो ये नौजवानों में ख़ास करके काफ़ी ज़्यादा एग्जीक्यूटिव जो हैं वो टारगेट अचीव करना चाह रहे हैं बैंक का कोई काम है कॉम्पिटिटिव जॉब है प्रमोशन लेना है तो वो चाहते हैं कि मैं काम परफॉर्म करके जल्दी टाइम में जल्दी बहुत बड़ा जो है वो बन जाऊं। यहाँ स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई के
सारा साल नहीं पढ़ते और इम्तहान के दिनों में पढ़ने के लिए ये दवाई इस्तेमाल करते हैं, फिर उनके वो आदी हो जाते हैं। और कुछ लोग को सेक्स के उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो लेकिन उसका जो नुकसान है वो ये है कि उसके आदी हो जाते हैं, और दूसरा उसका नुकसान ये है कि उससे कल्ब पर उसके असरात पड़ते हैं। डॉक्टर साहब, हमें कहा जा रहा है कि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। आपका बहुत बहुत मेहरबानी, आप हमारे प्रोग्राम में आए, बहुत तफसीलन आपने चीज़ों को हाईलाइट किया। बोले चारों का डॉक्टर साहब तफसीलन तकरीबन स्पेशली कॉमन जो हाम बीमारी जो हंसते हैं, स्पेशली मैं क्लिनिक का या जानली मर्दमंद रासन बीमारी बयान थे। आप ब्रीफली डॉक्टर साहब तफसीलन गुश्तन थी, स्पेशली ब्लड प्रेशर वार दिले माँ कॉर्नरी माँ वेसल सानी जो बीमारी नादराई हमारा गुश्तन थी दूमी एक डॉक्टर साहब मदने कप्पे आए लेट को तक कि हमारे मर्दम मरचा नशा है कि हफ्ते नशा तकरीबन बास कॉमन है, मरचा मैं एरियान तो का बास ज़्यादा कॉमन है, क्रिस्टल हैं या हाई से मरचा हिलीटन तो का भी है या गरीबी मुख्तलिफ जगह इस्तेमाल भी IH भी शपा गंडू वक्त का अचानक आकार देकर रेस्टोरेंट बड़े इच्छा बीती भले हमें भी वाक्य बयान थे या दिगे दिले मसला प्रॉब्लम क्रिएट करते तो यकी बुलाते में वान के वास्ता मतलब आगा बे मौती वाने आई रहा खबर न आदत बनीते हैं और एक नशा है। तो हमें वाले अच्छे डॉक्टर साहब को इशी भी असरात दिले सरा का बनते हैं। डॉक्टर बास ब्रीफली चीज़ानी डिफाइन को कि माँ वॉक बिकने रेगुलर वॉक ज़रूरी है। डॉक्टर साहब कुछ उनकी सिगरेट स्मोकिंग का भी बच्चे ने तरह अल्कोहल दवा में चीज़ा शर्रें तारे नेचुरल फूड वगैरह तारे सब्ज़ी फ्रूट वगैरह हमें चीज़ा ने शेकने चीज़ा चाहे अवॉइड बेकने शुगर है मगर हमारी दोस्तें आओ तरह रेगुलर वॉक बेकना रेगुलर चेकअप ब्लड प्रेशर भी होती चेकअप ज़रूरी है कि अंचू बरु अंते होती स्क्रीनिंग बेकना अंते स्पेशली सैमा नबी तो शशमा इसरा या करंदी होती कार्डिक स्क्रीनिंग ज़रूरी है। आई तो ब्लड प्रेशर वगैरह चेक होती ECG वगैरह या कोलेस्ट्रॉल वगैरह ऐसा चेक बेकना अंते तो 6 साल रंद मर्दम होती ज़रूरी है कि वो तरह होती दिले बारवा कब के अवेयर भी बीते वहाँ होती प्रोग्राम लासी ने होती बॉस डॉक्टर यूबा इजाज़त देते हैं। अल्लाह मया।